हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। ठीक है, व्यस्त मत होइए, थोड़ा पढ़ाई के लिए समय निकाल लीजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से जॉब ले लीजिए और सैलरी कमाते रहिए, पैसे कमाते रहिए। जिंदगी को बहुत अच्छा बनाना है, जिसके लिए बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, और ये सब पैसे से आता है। तो इसलिए पैसे कमाइए। पैसे तभी कमाएंगे जब अच्छी एजुकेशन लेंगे, उससे अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर अच्छे पैसे आएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है वायुमंडल, यानी एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल के बारे में हम लोग बात करते हैं। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल। दोस्तों, हम लोग वायुमंडल के बारे में आज बात करेंगे। तो जो वायुमंडल होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ, इतना बनाते हैं, ये अर्थ है। और हमारी जो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ, इस पृथ्वी के चारों तरफ ये हमारा एटमॉस्फेयर है। जितना ही हम अर्थ के नजदीक होते हैं, ये एटमॉस्फेयर उतना ही डेंस होता है, सघन अवस्था में होता है। जितना ही हम नजदीक जाएंगे और जितना हम इस सरफेस से दूर बढ़ते जाएंगे, यही हमारा एटमॉस्फेयर रेयरर यानी विरल होता चला जाएगा। ये विरल होता चला जाएगा। तो बना लेते हैं पहले, ताकि समझाने में आसानी हो जाए। जितना ही हम पृथ्वी की सतह से दूर बढ़ते जाएंगे, यही हमारा वायुमंडल विरल होता जाएगा, रेयरर होता जाएगा। यानी जो भारी गैसें होंगी वो सतह से बाहर होंगी, और जो हल्की गैसें होंगी वो पृथ्वी की सतह के नजदीक होंगी। जैसे आपने पढ़ा होगा एटॉमिक वेट, परमाणु भार। अगर किसी भी गैस का परमाणु भार ज्यादा है तो भारी होगी, कम है तो हल्की होगी। जितनी भारी गैसें होती हैं वो सतह के पास में होती हैं, जितनी हल्की होती हैं वो सतह से दूर यानी बाहरी वायुमंडल में होते हैं। वायुमंडल को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया: आउटर एटमॉस्फेयर, इनर एटमॉस्फेयर एंड मीडियम एटमॉस्फेयर। तीन प्रकार का होता है पूरा ही वायुमंडल। और इस वायुमंडल की जो संरचना है, ये जो वायुमंडल हमारा बना है, इस वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, किन से वायुमंडल बनता है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। ये वायुमंडल हमारा है, और इस वायुमंडल में डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल, डस्ट का मतलब धूल, पार्टिकल माने कण, यानी धूल के कण, धूल के कण मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ हमारी पृथ्वी पर चूंकि 71% वाटर बॉडी है, यानी वाटर बॉडी होगी तो साथ में धूल के कणों के साथ में वाटर वेपर होंगे, यानी जल वाष्प होंगी। वाटर वेपर्स यानी जल वाष्प, जल वाष्प। इसी को आप भाप भी कह सकते हो या वाष्प कह सकते हो। और इसके साथ साथ हमारी अर्थ पर मौजूद, अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद गैसेस हैं, यानी विभिन्न गैसें, ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती हैं। क्या होती हैं? धूल के कण होते हैं, जलवाष्प होती हैं और गैसेस होती हैं। धूल के कण तो आप जानते हैं, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो धूल के कणों से बनी है। आपने पढ़ा होगा पेंजिया, पेंजिया जब टूटा, पेंजिया यानी एक सुपर कॉन्टिनेंट था, और जब पेंजिया था तो बाद में पेंथालसा बना, पेंथालसा। और पेंजिया जब बाद में टूटा कार्बोनिफेरस युग में, तो दो पार्ट्स हो गए, एक बना अंगारा लैंड, दूसरा बना गोंडवाना लैंड। और उसके बाद गोंडवाना लैंड भी कई सारे भागों में टूटता है, उसी से बनता है पेनिनसुला इंडिया। और उसी पेनिनसुला इंडिया में हम रहते हैं, यानी हमारा जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, यानी उस ऊपर वाला हिस्सा बना इंडिया,
और नीचे वाला पूरा इंडिया कहलाया, और नीचे वाला भाग पेनिनसुला इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत कहलाया। यानी प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ, तो उसका पार्ट है गोंडवाना लैंड का। तो ये जो तीन चीजें हैं, धूल के कण, जलवाष्प और गैसें, इन सब से मिलकर हमारा ये वायुमंडल बनता है। तो ये तो आप जानते हैं, धूल के कण, जलवाष्प भी जानते हैं, और गैसें। इन गैसों में परसेंटेज पूछा जाता है। जैसे अब हम इसकी बात करेंगे, इन गैसों की। जैसे जो गैसें होती हैं, उन गैसों में कई सारी गैसें ऐसी होती हैं जो हल्की होती हैं और कुछ भारी होंगी। जितनी भारी गैस होगी वो पृथ्वी की सतह के पास में होगी, हल्की होगी वो ये बाहरी वायुमंडल है सारा, यानी बाहरी वायुमंडल के संपर्क में होगी, यानी बाहर होगी। हल्की है तो दूर होगी। जैसे हवा जब भारी होती है तो पृथ्वी की सतह के पास में होती है, अर्थ की सरफेस के पास में होती है, लेकिन जब हवा वही गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठ जाती है। यानी हल्की हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है, वो नीचे होती है। यानी ठंडी है तो भारी होगी, भारी होगी तो जमीन के पास होगी, और गर्म है तो हल्की होगी, हल्की होगी तो छत के पास होगी। यानी ऊपर, जितना ऊपर जा सके स्पेस में, हमारे बाहरी वायुमंडल में। कमरे के अंदर है तो कमरे के अंदर छत होगी, सबसे ऊंचा पार्ट, तो छत के पास में लगी होगी। इसीलिए रोशनदान छत के पास ऊपर लगाए जाते हैं, कभी नीचे रोशनदान नहीं लगाए जाते, क्योंकि जैसे ही गर्म हवा होगी और गर्मी की वजह से गर्म होगी तो हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी और रोशनदान से एग्जॉस्ट के द्वारा बाहर निकल जाएगी। यानी कमरे में ठंडक रहेगी, गर्मी नहीं लगेगी। तो गैसों की हम लोग बात कर रहे हैं। इन गैसों में सबसे ज्यादा जो मात्रा में गैस मौजूद है, देखो दोस्तों, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो जो गैसेस हैं वो कई सारी गैसेस हैं, उनमें से कुछ खास गैसें हैं। जैसे एक गैस है जिसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी N2। ये जो नाइट्रोजन गैस है, इस नाइट्रोजन गैस का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। इसका परसेंटेज है 78%, यानी 78% मात्रा में अकेले नाइट्रोजन पाई जाती है। ये जो नाइट्रोजन है ये प्राकृतिक रूप से अग्निरोधी गैस है, यानी ऐसी गैस है, इसका ऐसा गुण है कि ये आग को बुझाने की शक्ति रखती, ताकत रखती। इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से अग्निरोधी है, फायर रेजिस्टेंस है, आग को बुझाने की शक्ति रखती। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं, O2, और इसका जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो 20.95% है, लेकिन इसी को 21% कहते हैं, 21% मान लेते हैं। अब ये है 78%, ये है 21%, और अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये होता है 78%, 21%, और ये होता है 99%। तो यही दो गैसें मिलकर ही अकेले 99% हो गई। यानी 100 में से 99% तो दो ही गैसों ने कब्जा कर लिया। अब इनके अलावा जितनी भी गैसें होंगी वो सब की सब 1% में आएंगी। सारी काउंटेबल करेंगे, सब काउंट करेंगे तो मिलाकर हम कहेंगे 1% है। जैसे इसी में एक गैस आती है O3। O3 को हम ओजोन के नाम से जानते हैं। O3 मींस ओजोन, और जो ओजोन होती है ये हमारे वायुमंडल में 0.00006% पाई जाती है। ऑक्सीजन दोस्तों हमारे लिए, आप जानते हो, रेस्पिरेशन में, श्वसन अभिक्रिया में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में CO2 रिलीज करते हैं। हमें जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमें पौधों से प्राप्त होती है, और जो हम CO2 रिलीज करते हैं वही CO2 पौधों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी इस प्रकार देखा जाए तो जो हमने ऑक्सीजन ली है वो हमें पौधों से मिली है, और जो हमने CO2 रिलीज की है वो पौधों ने ले ली है। यानी हम और पेड़ पौधे एक दूसरे के सहजीवी हैं, या इसी बात को हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं, या सिम्बायोसिस हैं। सिम्बायोसिस का मतलब होता है जिसमें दो लोगों को, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो। जैसे हम और पेड़ पौधे दो ऑब्जेक्ट हो गए और इनमें
हमको पौधों से फायदा है, ऑक्सीजन मिल रही है, और पौधों को हमसे फायदा है, CO2 मिल रहा है। यानी जब दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है तो उसको हम सिम्बायोसिस, सहजीवी या पूरक के नाम से जानते हैं। और अगर एक का फायदा हो, एक का नुकसान हो, तो उसको हम पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। तो यहां पर पेड़ पौधे और मनुष्य दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और एक का अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं ये दोनों सहजीवी हैं, अभिन्न अंग हैं। ठीक है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के मनुष्य नहीं जी सकता, और बिना CO2 के पौधे नहीं जी सकते, सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी है। तो लेकिन जो ओजोन है, ओजोन एक गैस है, आप जानते हैं O3 गैस है, और एक ये जो गैस होती है ये पृथ्वी की सतह के ऊपर पाई जाती है, समताप मंडल के निचले भाग में। देखो कई सारे मंडलों में हमारी पूरी पृथ्वी को डिवाइड किया गया। यानी अगर हम बात करें मंडल की, तो टोटल दोस्तों 5 मंडल हैं, 5 लेयर्स हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग तरीके से वो बिहेव करते हैं, कुछ खास बातें हैं, सब डिस्कस करेंगे। तो यहां पर दूसरी लेयर पड़ती है, उसका नाम है समताप मंडल, यानी इंग्लिश में हम कहेंगे स्ट्रेटोस्फियर। और इस स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। तो ये मान लेते हैं ओजोन है, ये ओजोन है, और ये समताप मंडल का पार्ट है, ये O3 है, O3 लिख देते हैं, ये O3 है। O3 मीन्स ओजोन। तो ये ओजोन है जो समताप मंडल की निचली लेयर में पाई जाती है, और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद क्या है? दूसरी बात, समताप मंडल में तो पाई जाती है, सवाल पूछा था कि पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो ओजोन लेयर होती है, जमीन के ऊपर 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है लगभग। ठीक है, और अगर इसकी मोटाई की बात करें तो थोड़ा सा ये कहीं कहीं मोटी होती है, कहीं कहीं पतली होती है, एक लेयर है, एक छन्नी या ब्लैंकेट की तरह काम करती है। तो यहां पर इसकी कहीं कहीं मोटाई ज्यादा होती है, कहीं कहीं मोटाई कम होती है। जहां पर मोटाई कम होती है वो मिनिमम 5 किलोमीटर एरिया में होती है, और जहां मोटाई ज्यादा होती है लेयर की, वो 15 किलोमीटर तक होती है। यानी मिनिमम 5 से 15 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। और अगर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई देखेंगे, यानी यहां से लेकर इतनी दूरी अगर करेंगे, तो ये मिनिमम 20 किलोमीटर है, और ये वाली मैक्सिमम 35 किलोमीटर है। यानी 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है, और मोटाई 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक इसकी होती है। यानी अगर बहुत लेयर पतली है, थिन लेयर है, तो भी 5 किलोमीटर की रेंज में होगी, और 5 किलोमीटर भी बहुत बड़ा एरिया होता है। ओजोन लेयर जो होती है, ये हमारी पूरी पृथ्वी को कवर की है, देखिए कवर की है, और ये एक ब्लैंकेट की तरह, यानी कम्बल की तरह, या एक आर्मर की तरह, एक सुरक्षा कवच है हमारी पृथ्वी का। ये हमारी पूरी पृथ्वी को एक सुरक्षा कवच की तरह ढके रहती है, एक कम्बल की तरह या आर्मर की तरह कवर की रहती है। जिससे फायदा क्या होता है? जिससे ओजोन के होने से अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट को दोस्तों हम लोग शॉर्ट में यूवी रेज भी कहते हैं। यूवी रेज हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं। पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। जैसे मान लीजिए कि ये अल्ट्रावायलेट है, देखिए येलो कलर लेते हैं, दूसरा कलर ताकि साफ दिखे। मान लीजिए ऊपर से सूर्य की तरफ से ये अल्ट्रावायलेट आ रही है, और जैसे ही आएगी तो ये एक छन्नी है, और यहां से क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो जो भी अल्ट्रावायलेट होंगी, और ये है यूवी रेज, तो यूवी रेज जो आएंगी वो यहीं से रिफ्लेक्ट कर दी जाएंगी इसके द्वारा, यानी वापस चली जाएगी रे, अल्ट्रावायलेट वापस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक आर्मर की तरह ना, सुरक्षा कवच, जैसे आर्मर होता है, जैसे बुलेट प्रूफ होता है, बुलेट से सुरक्षा देने के लिए, ऐसे ही पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे, वो जब युद्ध भूमि में जाते तो कवच पहनते थे, ताकि तलवार और तीर का असर ना हो। ऐसे ही हमारी पृथ्वी का ये आर्मर है, एक सुरक्षा कवच है, जो हमारी पूरी पृथ्वी को सुरक्षा देता है, ढके रहता है, जिससे हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज
अर्थ पर ना आ पाए, जिससे हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट किया जा सके, सुरक्षा दी जा सके पराबैंगनी किरणों से। यानी अल्ट्रावायलेट आएंगे तो क्या होगा, आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट अगर आएंगी तो हमारी अर्थ पर डिजीजेस होंगी, यानी बीमारियां फैलेंगी। और अल्ट्रावायलेट सीधे जैसे स्किन पे पड़ेगी तो स्किन डिजीज हो सकती है, ब्लड का कैंसर हो सकता है, आंख में लग जाए तो आंख चली जाएगी, अंधी हो जाएगी, अंधा हो सकता है आदमी, अंधापन आ सकता है, यानी बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। अल्ट्रावायलेट अच्छी नहीं है, नुकसानदेह है। और इसी अल्ट्रावायलेट को रोकने का काम करती है, छन्नी की तरह काम करती है, छान देती है ऊपर ही ओजोन यानी O3। तो O3 हमारे लिए बेहद आवश्यक है। तो भाई ओजोन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, और एक गैस और यहां पर पूछी जाती है एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा, CO2। यहां पर लिख रहे हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी अर्थ पर बहुत सारी गैसें हैं, उनमें O3 है, CO2 है। और CO2 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बार डेटा पूछा गया। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर जो CO2 का परसेंटेज है, पहले था 0.036%, लेकिन अभी डेटा बदल गया है, इसका जो एग्जैक्ट डेटा हो गया वो है 0.047%। ये यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी पर 0.047% मात्रा में पाई जाती है, मौजूद है, ये परसेंटेज है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है। थोड़ा सा और बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है ये पृथ्वी की अक्ष है, और हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर सीधी नहीं है, 23.5 डिग्री झुकी है, यानी 23.5 डिग्री टिल्ट है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो ये जब रोटेट करती है तो इसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 1675 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 1675 किलोमीटर हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है। और इसी के रोटेशन के साथ क्या होगा, पृथ्वी के जो सतह के पास में गैसें होंगी, वायुमंडल का हिस्सा होगा। वायुमंडल बना है तीनों से, जलवाष्प से, धूल के कणों से और गैसों से। तो जो वायुमंडल के पास यानी हमारी सतह के पास का वायुमंडल होगा, उनमें तीनों चीजें होंगी, ये वो बहुत तेज घूम रहा होगा अर्थ की सरफेस के साथ साथ। लेकिन जितना ही हम इस लेयर से दूर जाएंगे, चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, चाहे नीचे आए, यानी पृथ्वी की सतह से दूर जा रहे हैं, जितना ही हम पड़ोस में होंगे, स्पीड रोटेशन के साथ साथ बहुत ज्यादा होगी, हमारा वायुमंडल बहुत तेजी से घूम रहा होगा। लेकिन जितना ही हम सरफेस से दूर बढ़ते जाएंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर की रोटेशन की स्पीड भी स्लो होती जाएगी। और स्लो होने के कारण यहां तो बहुत तेज घूम रहा होगा, लेकिन बाहर की ओर बहुत स्लोली घूम रहा होगा, मंद गति से घूम रहा होगा। ठीक है, तो हमारा वायुमंडल हो गया, गैसें हो गई। अब वायुमंडल है तो वायुमंडल में हम कुछ और भी चीजें ऐड करेंगे। जैसे नाइट्रोजन के बारे में एक बार पूछी जाती है कि नाइट्रोजन पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन है ये हमारी, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, N2 की बात करें, तो ये 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये वाली जो दूरी है यहां से यहां तक, ये 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक नाइट्रोजन पाई जाती है। वहीं पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ये हमारी पृथ्वी है, दूसरा चित्र बनाना है, तो मैक्सिमम 64 किलोमीटर तक पाई जाती है O2। लेकिन ये तो पूरा है, लेकिन 16 किलोमीटर तक डेंस कंडीशन में पाई जाती। डेंस यानी सघन अवस्था, सघन सघन अवस्था में 16 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन टोटल 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब 16 का 4 बार गुणा करेंगे, 16 चौके 64 और 64 दूनी 128, ऐसे आप जैसे आपको याद हो जाए वैसे आप याद कर लीजिए। यानी नाइट्रोजन 128 किलोमीटर तक होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जबकि O2 मैक्सिमम 64 किलोमीटर तक, मिनिमम 16 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, यानी हमको 16 किलोमीटर तक
श्वसन अभिक्रिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम आराम से स्मूथली रिस्पिरेशन कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसके ऊपर बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन तो है, लेकिन हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि विरल अवस्था में होगी, बहुत रेयरर है, यानी हमको सांस लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पर कुछ लोगों को सांस नहीं आती, इसलिए नहीं आती क्योंकि वहां पर एक तो ऊपर है, ऊपर की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, और वहां पर प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर घटा है, यानी वहां पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ऑक्सीजन लेने में हमें दिक्कत होती है। इसीलिए जो बीमार लोग होते हैं उनको ज्यादा ऊंचाई पर जाने से मना किया जाता है। ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कैपिलरीज फट जाती हैं, तो आंख से, कैपिलरी का मतलब पतली नसें जो प्योर ब्लड को लेके जाती हैं, तो कभी कभी नाक से लोगों की खून, आंख से या कान से खून निकल आता है, तो ऐसा भी होता है। तो हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में यहां पर कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, लेयर्स पाई जाती हैं, और उन लेयर्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, और हमारी अर्थ के ऊपर ऐसे यहां से ये वायुमंडल शुरू होता है और ऐसे ये बढ़ता जाता है, और बहुत दूर तक हमारा वायुमंडल है। ये पूरा हमारा वायुमंडल है ना? ऐसे ही तो हमारा वायुमंडल है। कुछ ऐसे, कहने का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये कितनी है, और इस क्षेत्र में कितने मंडल आते हैं, कितनी लेयर्स हैं। तो हम यहां बना लेते हैं इसको। देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, एसपी, एनपी, और ये इक्वेटर लाइन है, यानी भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो अगर हम ये वाली दूरी ले लें, यानी नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक ले लें, और इसी को यहां पर इंफरसाइज कर दें, यानी ये वाला जो एरिया बनेगा हमारा, ये अर्थ की सरफेस है, ऊपर हमारा नॉर्थ पोल है, यानी ये वाला हमने ऐसे किया है, तो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और ये वाला हमारा इक्वेटर वाला एरिया है, यानी हमने ऐसे किया तो ये वाला इक्वेटर हो जाएगा। इक्वेटर, तो जो, और ये जो है, यही हमारी तो सरफेस है। जैसे ऐसे सरफेस है, वैसे ऐसे भी सरफेस है, ऐसे मान सकते हो। तो ये हमारी सरफेस है, तो हम ऐसे कहें, चाहे इसके ऊपर हम कहें, और चाहे हम ऐसे घुमा लें, इसके ऊपर कहें चाहे इसके ऊपर कहें, है तो चारों तरफ पृथ्वी हमारी गोल। जैसे एक फुटबॉल ले लें, उसकी फुटबॉल की सरफेस के ऊपर कहीं भी जाएंगे तो वायुमंडल में ही, चारों तरफ कहीं भी जाए। जैसे इसके इधर जाए, चाहे 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 ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, है तो सब वायुमंडल ही। ये क्या है? ये हमारी सरफेस है, अर्थ की सतह, सरफेस। और अब हम वायुमंडल जो पढ़ेंगे वो इसी सतह के ऊपर पढ़ेंगे। तो ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा वायुमंडल है। तो जो पहली लेयर है, अब देखिए कहानी शुरू करते हैं। ये जो पहली लेयर है, ये पहली लेयर हमने बना दिया। जो जब नॉर्थ पोल के ऊपर हम बढ़ते हैं, तो इसकी ऊपर, यानी नॉर्थ पोल के जो ऊपर बढ़ रहे हैं, इसकी ऊंचाई मैक्सिमम 8 किलोमीटर तक है। ये 8 किलोमीटर, यानी इतनी दूरी है यहां से लेकर यहां तक। ये जो दूरी है ये 8 किलोमीटर है, और इक्वेटर के ऊपर ये मैक्सिमम 18 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर नॉर्थ पोल के ऊपर, और इक्वेटर के ऊपर मैक्सिमम 18 किलोमीटर तक ये हमारा एक मंडल है, एक लेयर पाई जाती है। इसी लेयर को हम दोस्तों ट्रोपोस्फियर कहते हैं।
ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल, या इसी का एक दूसरा नाम है अधोमंडल। इसी को हम लोग अधोमंडल भी कहते हैं, अधोमंडल। अधो माने होता है दोस्तों निचला, अधोमंडल का मतलब निचला वाला मंडल, यानी सबसे पूरे वायुमंडल में सतह के पास वाला या सबसे निचला वाला। बात तो वही है, जहां से वायुमंडल शुरू होगा तो सबसे नीचे वाला हिस्सा, यही वो मंडल है जो सबसे नीचे है, इसीलिए अधोमंडल कहेंगे, या ट्रोपोस्फियर कहेंगे, या क्षोभ मंडल कहेंगे। इस मंडल में बादल होते हैं। देखिए भाई, ये हम बादल बना रहे हैं, ये बादल बन गए, ऐसे क्लाउड्स पाए जाते हैं। क्लाउड पाए जा रहे हैं, और इसी मंडल में ये माउंटेन्स भी होते हैं, माउंटेन्स। इसी में जंगल होते हैं, जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो कुछ ऐसे हम बना लेते हैं, पेड़ पौधे हो गए, तो ये वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, और इसी के ऊपर हमारे और आपके घर बने होते हैं। तो भाई ये घर बना देते हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, मल्टीप्लेक्स बने हैं, ठीक है, हम और आप रहते हैं। और इसी के ऊपर ओशन भी बने होते हैं, समुद्र भी होते हैं। ये समुद्र वाला एरिया है, ओशन है, ये समुद्र का एरिया है। यानी माउंटेन्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, घर होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, महासागर होते हैं। इसी के ऊपर हम खेती बाड़ी का भी काम कर रहे होते हैं, खेती बाड़ी का काम हो रहा है, किसान खेती कर रहे हैं, फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। यानी जितना भी मौसम से संबंधित चीजें हैं वो यही हो रही हैं। भाई बादल होंगे तो बादल से पानी बरसेगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, और संघनन होने से पानी की बूंदें गिरेंगी, ऐसे पानी की बूंदें गिर रही हैं। अब पानी बरसेगा तो फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, पानी बरसेगा तो हमारी भूमि जो है वो प्यासी है, और जब पानी बरसेगा तो पानी सूखे, जमीन पानी सोख लेगी, जिससे हमारी पृथ्वी का एक वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। यानी बहुत सारे फायदेमंद चीजें हैं। भाई पानी बरसेगा तो खेती का अच्छी फसल हमारा उत्पादन होगा, बारिश होगी तो फसलें अच्छी होंगी, साथ साथ वनों का उत्पादन होगा, यानी पेड़ पौधे, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। हमको जरूरत है पानी की, समुद्रों में पानी है, हर जगह पानी ही पानी है, तो अगर बारिश होती है तो वाटर लेवल तो बढ़ता ही है, साथ में गर्मी पर कंट्रोल होता है। दूसरी बात, हल्की बारिश होगी तो गर्मी बढ़ती है, ज्यादा बारिश होगी तो मौसम अच्छा हो जाता है, ऊपर से हवा चल जाए तो ठंडक भी हो जाती है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, यानी अधोमंडल या ट्रोपोस्फीयर की हम जो बात कर रहे हैं, ये मंडल में यानी इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। भाई बादल होंगे तो बादल जब होंगे तो बरसात होगी, और जब दो बादल आपस में टकराते हैं या फ्रिक्शन होता है, घर्षण बल लगता है, या दो बादल आपस में रगड़ जाते हैं या लड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो बिजली उत्पन्न होती है। यानी जो आकाशीय बिजली या आसमानी बिजली होती है वो भी यहीं पर बनती है, बादलों के टकराने से या घर्षण से बिजली होती है। और बिजली कभी कभी गिर भी जाती है, तो वो एक रेयर कंडीशन है जो बिजली गिरती है। बिजली हमेशा जैसे लोहा, आयरन जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो घर होते हैं, घरों के बीचों बीच में एक लोहे की सरिया लगाई जाती है जो डायरेक्ट जमीन तक कनेक्ट होती है। जमीन के अंदर उसका कुछ पार्ट होता है और कुछ पार्ट घर के ऊपर तक होता है, ताकि अगर बिजली मान लो मकान की तरफ गिरे, मकान के ऊपर गिरने वाली हो, तो लोहा आकर्षित कर लेगा। जैसे ये लोहा है तो लोहा क्या करेगा, बिजली को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और बिजली मकान पर गिरने के बजाय इसके ऊपर गिरेगी। और ये कनेक्ट है सीधे जमीन के अंदर, तो सीधा जो बिजली का पावर है, वोल्टेज है, वो सीधे जमीन में चला जाएगा। इस प्रकार मकान बच जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा सब, यानी जमीन के अंदर सब न्यूट्रल है, माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो मंडल है, इस मंडल में पहाड़ होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, जंगल होते हैं, घर होते हैं, कॉन्टिनेंट बने होते हैं, माउंटेन्स के साथ साथ समुद्र होते हैं,
नदियां होती हैं, नदियां समुद्र में मिलती हैं, खेती बाड़ी का काम होता है यानी कृषि का उत्पादन होता है, फसल उत्पादन होता है, यानी यह मंडल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब बादल होंगे तो बारिश होगी, बता चुके हैं, और बारिश होने के साथ साथ हवा चलेगी, आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, समुद्र में जल धाराएं चलेंगी, भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, पहाड़ जो होता है, प्लेट टेक्टोनिक की अभिक्रिया होगी तो कहीं पर लैंडस्लाइड होगा, भूस्खलन जैसी स्थिति होगी कभी, यानी यहां पर स्थितियां बहुत होती हैं जो सीधे डायरेक्ट मनुष्य से कनेक्टेड हैं। यानी ये मंडल हम इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंडल है। इसके बाद जो दूसरा मंडल है, देखिए दूसरे मंडल की हम बात करते हैं, ये है दूसरा मंडल। ये जो दूसरा मंडल है ये जमीन से ऊपर 50 किलोमीटर तक मौजूद है। कलर चेंज कर लेते हैं। जमीन के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद होता है। 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद होता है। इसी को हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, ये समताप मंडल है। और दोस्तों इसी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, अब ये 50 किलोमीटर इधर भी है, इधर भी 50 किलोमीटर है, क्योंकि देखिए ये लाइन हमने तिरछी बनाई है तो ये नीचे है, ये ऊपर है, एरिया बड़ा है, और ये देखो बराबर है, यहाँ सरफेस से दोनों बराबर है, यानी दोनों ही तरफ 50-50 किलोमीटर हम मान लेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल है। और इसी समताप मंडल में यहां पर ये है O3, ये O3 है। ये ओजोन लेयर है। O3 ओजोन, O3 यानी ओजोन लेयर, ये ओजोन है, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर हमने बताया था कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में है। जमीन से इसकी ऊंचाई मिनिमम 20 किलोमीटर, मैक्सिमम 35 किलोमीटर, और अगर हम इसकी मोटाई की बात करें तो 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक ओजोन मोटाई है इसकी, ओजोन की मोटाई। एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि जो हवाई जहाज होते हैं, वायुयान होते हैं, वो कहां उड़ाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो लंबी दूरी के वायुयान होते हैं वो इस मंडल के ऊपर, समताप मंडल में निचली लेयर में ओजोन के नीचे उड़ाए जाते हैं वायुयान। यानी जो हवाई जहाज होते हैं वो समताप मंडल की निचली लेयर में उड़ाए जाते हैं। क्यों, इससे फायदा क्या होता है? फायदा होता है, क्या फायदा होता है? क्योंकि अगर हम यहां रहेंगे तो भाई पानी बरस सकता है, बहुत ज्यादा मौसम खराब हो सकता है, चक्रवात आ सकता है। भाई समुद्रों में चक्रवात आते हैं, आप जानते हैं, जमीन पर भी आते हैं। तो चक्रवात आते हैं, आंधियां चलती हैं, बिजली गिरती है, हैवी रेनफॉल होती है, ठीक, आंधियां चल रही हैं, यानी जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं वो इस मंडल में हो रही हैं। तो आप सपोज करिए अगर हवाई जहाज उड़ने वाला है और मौसम अचानक खराब हो जाए, बहुत ऐसी आंधी चलने लगे कुछ आगे दिखाई ना पड़े, विजुअलिटी ही ना रहे, तो उस कंडीशन में फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी, रद्द कर देंगे उड़ान। इसलिए रद्द कर देंगे क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन में पता नहीं कहां लड़ जाए जाके, हो सकता है कोई प्लेन उतर रहा हो, ये प्लेन दूसरा वाला उड़ रहा हो और दोनों आपस में लड़ जाएं, तो दोनों में कैजुअलिटी हो जाएगी, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, पैसेंजर्स होंगे। तो इसीलिए जब ऐसी कंडीशन होती है, जब मौसम बेहद खराब होता है, दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, या बिजली चमक रही है बहुत ज्यादा, या ऐसी कंडीशन है कि बिल्कुल चक्रवात आ रहा है, वहां पर विजुअलिटी नहीं है, पता नहीं इतनी आंधी चल रही, कंट्रोल खत्म हो जाए, इंजन से खो जाए और प्लेन कहीं जाकर टकरा जाए, तो ऐसी स्थिति में
हवाई जहाजों को ना तो उड़ने की परमिशन होती है ना तो उतरने की परमिशन होती है, मतलब कोई भी परमिशन नहीं होती, वैसे ही काम रुक जाता है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसी भी फ्लाइट है इमरजेंसी वाली कि उसमें फ्यूल भी खत्म हो रहा है और वो बहुत देर से ऊपर आसमान में है और एक्सीडेंट होने के चांसेस वैसे भी हैं, उतरेगा तब भी होंगे, नहीं तो फ्यूल नहीं है, तो क्या करते हैं कि जो एटीसी वाले होते हैं उनको, फ्लाइट कंट्रोलर होते हैं, वो निकटतम ऐसा कोई एयरपोर्ट तलाशते हैं जहां पर मौसम या वेदर सही होता है और उस निकटतम एयरपोर्ट पर फ्लाइट को उतार देते हैं। तो ऐसी कंडीशन बनाते हैं। तो याद रखिएगा, जब इस अधोमंडल के ऊपर यानी स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में फ्लाइट उड़ाई जाएगी, तो ना तो यहां बादल है जो बारिश हो, ना तो बादल होने से बिजली भी आएगी, बिजली की भी कोई समस्या नहीं, बिजली आकाशीय बिजली का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, आंधी तूफान का भी कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ पर फ्लाइट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्लाइट आबाद रूप से, निर्बाध रूप से उड़ सकती है, आराम से उड़ सकती है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना तो चक्रवात करेगा, ना तो आंधी करेगी, ना तो बिजली करेगी, आकाशीय बिजली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से हमारी फ्लाइट उड़ते हुए जा सकती है, जैसे जो लंबी दूरी की फ्लाइट है उनके लिए। लेकिन जो डोमेस्टिक फ्लाइट है वो इतनी दूर नहीं जाती, वो इसी मंडल में रहती है और इसी मंडल में उड़ान भरती है और इसी मंडल में उतर जाती है, क्योंकि जाना ही चाहता नहीं है। पता लगा जितने दूर जाने में लगाएंगे उससे कम सब फ्यूल में कम समय में तो हम इसी, पता चला लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं तो आराम से पहुंच जाएंगे, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाते। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा बादलों के ऊपर फ्लाइट उड़ती है या बादलों के बीच से उड़ती है, तो आपने देखा होगा नजारा अच्छा होता है, मन को आकर्षित करता है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल है। इस समताप मंडल के ऊपर अगला जो मंडल है वो मध्य मंडल या मीजोस्फीयर। जमीन से इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर, और इसी को हम कहते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर या मध्य मंडल। दोस्तों मध्य मंडल नाम है इसका, मध्य मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्य में पड़ता है, मध्य यानी बीचों बीच में पड़ता है, जितना मंडल ऊपर है उतने ही नीचे हैं, या यूं कह लो जितने नीचे हैं उतने ऊपर हैं। चूंकि दो मंडल नीचे हैं तो इसके ऊपर भी दो मंडल होंगे तभी तो बीच में आएगा, यानी कुल दो नीचे, दो ऊपर और एक बीच में, यानी कुल 5 मंडल पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में। ठीक है, लेयर्स हैं ये, 5 लेयर्स मीजोस्फीयर है। और मीजोस्फीयर के ऊपर अगला जो मंडल है ये वाला, और इस मंडल का जो नाम है इसी को हम कहते हैं आयनोस्फीयर। आयन मंडल, ये आयन मंडल है। और आपको इसमें पता है, आप जानते हैं कि जो आयन मंडल होता है इसमें आयन पाए जाते हैं, आयन यानी चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये ऐसे, ये चार्ज पार्टिकल हैं, धनावेशित कण और ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। आवेशित कण होते हैं यानी आवेशित माने चार्ज होते हैं, इनमें कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं। तो कुछ ऐसे बना देते हैं। ये आयन्स हो गए, और इन आयनों में हमने बताया, ये मच्छर बहुत परेशान किया भाई, MiG-22 उड़ान भर रहा, ये सेटेलाइट है लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, धनावेशित, वहीं पर कुछ ऋणावेशित भी होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये इस पूरे मंडल में मौजूद होते हैं, धनावेशित कण, ऋणावेशित कण। ध्यान रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से लगभग 640
किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मंडल होते हैं। अब इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जब एक धनावेशित कण और एक ऋणावेशित कण आपस में हिट करते हैं, टकराते हैं, तो यहां नॉर्थ पोल के ऊपर एक चमक उत्पन्न होती है। इसी चमक को अरोरा बोरियालिस कहते हैं। अरोरा बोरियालिस। अरोरा का मतलब दोस्तों होता है चमक, यानी एक चमक होती है जो उत्तरी ध्रुव के ऊपर होती है, आयन मंडल में, यानी जमीन के ऊपर 640 किलोमीटर की रेंज में हो रही होती है। 80 से 640 के बीच में आयन मंडल पाया जाता है। इसी में धनावेशित कणों के आपस में रिएक्शन से टकराने से एक चमक उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है जैसे बादलों में एक साथ बहुत सारे रेनबो आ गए, इंद्रधनुषी कलर, जैसे ग्रीन कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, पर्पल हो सकता है, बहुत सारे सतरंगी 7 रंग होते हैं विबग्योर, तो कोई भी कलर हो सकता है। और देखने पर ऐसा लगता है कि आसमान एकदम अलग ही कलर का है, एक ही कलर का हो सकता है, मल्टी कलर का हो सकता है, यानी देखने में वो नजारा बेहद खूबसूरत होता है। अब सवाल आता है दोस्तों, क्या हम लोग भारत से देख सकते हैं ये चमक? तो जवाब है नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग दोस्तों कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहते हैं, और ये हम नॉर्थ पोल के आसपास की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर हम कभी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, कनाडा ऐसी जगहों पर जाएंगे तो हमको ये जरूर नजारा देखने को मिलेगा। ठीक है, हम अपने भारत से तो नहीं देख पाएंगे, डेट श्योर है, नहीं देख सकते। तो यहां पर जब नॉर्थ पोल के ऊपर चमक होगी तो इसे हम अरोरा बोरियालिस कहेंगे, और अगर यही चमक इक्वेटर या साउथ पोल के आसपास होगी तो इसे हम अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिया। अब याद कैसे रखेंगे? याद रखिएगा, इक्वेटर के पास में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिस याद कर लीजिएगा, और इधर बोरियालिस है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिस एक तरफ बोरियालिस, एक याद हो जाएगा, दूसरे में डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला मंडल है, इसके बाद का अगला जो मंडल है, इसी को हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर को हिंदी में वाह्य मंडल या बहिर्मंडल कहते हैं। वाह्य मंडल, तो ये वाह्य मंडल है, वाह्य मंडल या बहिर्मंडल। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई होती है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक होती है। 1000 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की सतह के चारों तरफ 1000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल पाया जाता है, एटमॉस्फेयर मौजूद है। ये चीज ध्यान रखने वाली। अब बात आती है इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर भी कुछ है। हाँ जी, इसके ऊपर भी कुछ है। क्या है? इसी के ऊपर स्पेस शुरू होता है। स्पेस यानी अंतरिक्ष। अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। 1000 किलोमीटर के ऊपर जब हम निकलेंगे तो स्पेस में पहुंच जाएंगे, और कुछ समय तक जीरो ग्रेविटी होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल हमारा यहां तक काम करेगा 1000 किलोमीटर तक, एक्सोस्फीयर तक, वायुमंडल या बहिर्मंडल तक। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल काम करना बंद कर देगा, और जब गुरुत्वाकर्षण बल काम करना बंद कर देगा तो उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का असर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जीरो ग्रेविटी हो जाएगा, यानी वहां पर कोई भी वस्तु का कोई भी भार नहीं होगा, किसी भी वस्तु का कोई भार नहीं होगा, यानी हर एक वस्तु का भार शून्य हो चुका होगा। आदमी, अगर कोई वस्तु है जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेन, ये सब क्या होगा? ये सब वेटलेस हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा, और ये सब हवा में तैरने लगेगा, यानी किसी का कोई भार ही नहीं होगा। ना तो चींटी हल्की होती है ऐसे क्षेत्रों में, ना तो हाथी भारी होता है, किसी का कोई भार नहीं होता, सब कुछ वेटलेस होता है, भारहीनता की स्थिति होती है। दोस्तों अब अगर हम इसमें टेम्परेचर की बात कर लें तो थोड़ा सा टेम्परेचर की बात कर लेते हैं।
देखिए, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लैंड पे रह रहे हैं और यहां से हम पहाड़ पे जाएंगे, मान लो इतना ऊंचाई गए, तो जब पहाड़ पे जाते हैं तो हमें ठंडक का अनुभव होता है। जैसे हम लखनऊ में हैं, गर्मी है अभी, और लखनऊ में अगर गर्मी है तो जब हम पहाड़ों के ऊपर जाएंगे तो हमको गर्मी इतनी महसूस नहीं होगी, गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। और ऊंचाई पे जाएंगे तो और गर्मी कम पड़ेगी, यानी ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है, याद रखिएगा। अगर हम पृथ्वी की सतह से 165 मीटर ऊपर जाते हैं, अब अर्थ की सरफेस से अगर हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो याद रखिएगा तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो इसको लिखते हैं 1 डिग्री सेल्सियस की, और कमी को लिखते हैं माइनस से। तो हमने क्या लिखा, -1 डिग्री सेल्सियस। यानी ऊपर जाने पर, कहां से, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ऊपर जाने पर तापमान घटता है। हर लेयर में नहीं घटता, अलग अलग कंडीशन होती हैं। अगर हम 165 मीटर ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, लेकिन अगर हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं, अभी 165 मीटर था, अभी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। और कमी को दोस्तों हम लोग लिखते हैं माइनस से, यानी -6.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये वाली 165 मीटर ऊपर जाने पर, और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां देखिए, अब हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने पर क्या होगा, तापमान घटता है। यानी अगर हम यहां पर लिख दें टेम्परेचर, तो क्या होगा, नेगेटिव, घटेगा, तापमान घटेगा। ऊपर बढ़ेंगे, यहां पर टेम्परेचर बढ़ता है, पॉजिटिव होता है, यहां पर फिर से नेगेटिव होता है, और बाद में ये पॉजिटिव होते हैं, तो बढ़ता जाता है, वायुमंडल में बढ़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मीजोस्फीयर या मध्य मंडल होता है, ये एक ऐसा मंडल है जिसका टेम्परेचर हमारे पूरे एटमॉस्फेयर की सभी लेयर्स में से सबसे कम होता है, यानी मिनिमम टेम्परेचर होता है। मिनिमम टेम्परेचर, और ये होता है लगभग -80 डिग्री सेल्सियस टू -100 डिग्री सेल्सियस। यानी माइनस का 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर माइनस का 100 डिग्री, -80 और -100 की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो इस 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में पानी जो होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। 0 डिग्री पे पानी बर्फ बनता है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पानी पहुंचे तो पानी खौलना शुरू करता है। जैसे ही 100 से ऊपर बढ़ता है पानी भाप बनने लगता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर हम बात करें -80, यानी -1, -2, 0 के बाद -1, -2, -3, -10, -50, -80 बहुत ठंडा, -100 बहुत ही ठंडा, 0 पर तो बर्फ ही बन गया, उसके बाद चाहे जितना माइनस हो बर्फ ही है, बहुत ठंडक बढ़ती जाएगी। तो ये ऐसा वायुमंडल है, क्या हिस्सा है, जहां पर मध्यमंडल को हम कहेंगे कि यहां पर पूरे वायुमंडल में सबसे कम तापमान इसी लेयर का होता है। ये सवाल पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर इसको आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको कठिनाई दे या आपको समझ में ना आए। जैसे हमने आपको बताया कि ये हमारा वायुमंडल है, ओजोन लेयर के बारे में हमने आपको बताया। ओजोन एक सुरक्षा कवच है, अल्ट्रावायलेट आने से रोकती है, यानी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। हमारी जो ओजोन लेयर है ये समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। तो जैसे हमने बताया कि ये ट्रोपोस्फियर है, तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा होता है ना,
इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ये वाला हिस्सा ट्रोपोस्फीयर के ऊपर, ये वाला हिस्सा है ट्रोपोपॉज। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ये है स्ट्रेटोपॉज। यहां लिख देते हैं स्ट्रेटोपॉज, और ये वाला ट्रोपोपॉज। मीजोस्फीयर के ऊपर मीजोपॉज, आइनोस्फीयर के ऊपर आइनोपॉज, और एक्सोस्फीयर के ऊपर एक्सोपॉज। ये वायुमंडल के हिस्से हैं। टेम्परेचर आपने जान लिया, आपने मंडल जान लिए, कौन सबसे ऊपर है कौन सबसे नीचे। कभी कभी दोस्तों इन मंडलों का सीक्वेंस लगाता है, या सरफेस से ऊपर कहेगा या ऊपर से सरफेस की ओर कहेगा। जो भी कहेगा वो आपको उत्तर लगाना होगा। तो दोस्तों ये चीज जो हमने बताई आपको, ये आप एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में आपको ना आए, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर यूज किए हैं ताकि आपको देखने में तो अच्छा लगे ही, साथ में समझ में आए, एकदम अलग अलग चीज दिखे, क्रिस्टल क्लियर हो। और जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं तब तक डाउट बना रहता है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी डाउट रह जाए मेरे पढ़ाने के बाद। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, जितना अच्छे से रिवीजन करेंगे, उतना ही पेपर में आपको आसानी होगी क्वेश्चनों को समझकर आंसर देने में। तो कोशिश करिए एक बार इसको बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। कोई भी देखो सब्जेक्ट हो, अगर आप एक बार अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बचेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन कितना भी कठिन हो, कठिन तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल। तो असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपको कम समय में कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए आपको उतना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास समय बहुत है तो कोई बात ही नहीं है ना, कितना भी समय यूज कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी जॉब ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, लेयर्स के नाम याद कर लीजिएगा कि पूछता है। और कभी कभी ट्रोपोस्फीयर को अधोमंडल नहीं पूछता, ये भी देख लीजिए। इस ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में लिखता है ट्रोपोस्फीयर, ऐसे ट्रोपोस्फीयर। आजकल का ट्रेंड यही चल रहा है। वो स्ट्रेटोस्फीयर नहीं, समताप मंडल नहीं देगा हिंदी में, स्ट्रेटोस्फीयर को इंग्लिश में तो ऐसे लिखेगा और हिंदी में लिखेगा स्ट्रेटोस्फीयर। ऐसे भी लिखता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सवालों पे कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।